पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज़ में। हम भारतीय जो संघ है और इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो भारतीय संविधान का है, इसके भारत का, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भारतीय संघ है, ये संविधान में इसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई है, किन मान्यताओं के आधार पर की गई। भारत का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो किस आधार पर विभाजित है और किस आधार पर इसको व्यवस्था की गई है संविधान के अंदर, इसकी टेरिटरी को लेकर। तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। किस प्रकार से हमारा जो अमेरिका की व्यवस्था है, अमेरिका के संघ से किस प्रकार का भारतीय संघ अलग है, वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में किस प्रकार का अंतर है, इन सभी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो भारतीय संघ और इसके जो क्षेत्र हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका उल्लेख हमें सबसे पहले मिलता है संविधान के भाग 1 में, और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके क्षेत्र के बारे में, भारतीय संघ और इसके क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है, इसमें कहा गया है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों का संघ होगा। ये चीज़ समझने की है। इसमें कहा गया है कि जो भारत हैं, वो बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों का संघ है। ये चीज़ दो चीज़ों को स्पष्ट करती है। जिस प्रकार से B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा है कि राज्य संघ को महत्व देने के 2 कारण हैं। उनके अनुसार उन्होंने जो संघ शब्द की जो महत्व को समझाया है, संघ की असल मायने क्या है, एक समूह और संघ में अंतर होता है। उन्होंने उन दोनों चीज़ों को बताया। उन्होंने कहा है कि भारतीय संघ को महत्व देने के 2 कारण हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। एक भारतीय संघ की विशेषता है कि भारतीय जो संघ है, जो यूनियन है, जो इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें 2 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, कि समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त या अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। 2 चीज़ें भारतीय संघ जो हैं, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है जो है, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे मेन इसमें समझौता नहीं है, माने जिस प्रकार से US अमेरिका के अंदर राज्यों का समझौता है, राज्यों का आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि हम, और उसके एग्रीमेंट के थ्रू, समझौते के थ्रू एक देश का निर्माण हुआ है आपसे। वहाँ पर हम देखते हैं US के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वहाँ स्टेट की सिटीजनशिप और नेशन की सिटीजनशिप, राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता, वहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था। लेकिन भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। यहाँ पर एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि हमारा राज्यों ने जिस प्रकार से US के अंदर समझौता किया अमेरिका के अंदर कि ये एक दूसरे की हेल्प और रिसोर्सेज वगैरह को, इन सब को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर समझौता हुआ है और एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। लेकिन भारतीय व्यवस्था के अंदर, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि भारत को एक संघ कहा गया है, न कि समूह, क्योंकि अमेरिका में राज्यों का समूह है और भारत में राज्यों का संघ है एक। तो इसलिए 2 चीज़ें जो B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा है कि भारतीय जो संघ है, जो राज्य है, उनका समझौते का परिणाम नहीं, ये राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है कि हम एक समझौते के थ्रू पे पूरा भारत का निर्माण हुआ, नहीं, ये संघ है और ये राज्यों का संघ है, और इससे किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर ये स्पष्ट रूप से संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के दोनों स्टेटमेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, डिस्कशन। ये आर्टिकल जो 1 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भारतीय क्षेत्र, जो भारतीय टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी है, उसको बेसिकली 3 क्षेत्र में इसको डिवाइड करता है, 3 एरियाज़ में। राज्यों के क्षेत्र जो हमारे स्टेट होते हैं, संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, और ऐसे कुछ क्षेत्र जिनको किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको भविष्य में हम कभी अधिकृत कर सकते हैं। इसको हम भारतीय राज्य क्षेत्र में हम इसको मिला सकते हैं, भारतीय टेरिटरी के अंदर हम इसको मिला सकते हैं, अधिकृत किया जा सकता है उस क्षेत्र को। तो इस प्रकार से
ये भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंदर जो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 है उसके अंदर ये 3 क्षेत्र में इसको बनाया गया है। दूसरा आर्टिकल जो 2 हैं संविधान का अनुच्छेद 2 है, इसमें संसद को शक्ति कुछ दी गई है। संसद को शक्ति दी गई कि वो नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करें। जो नए राज्य हैं उनको भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति संसद को दी गई है। दूसरे राज्यों का गठन करने की शक्ति भी संसद को दी गई है। किसी भी राज्य का गठन करने की शक्ति संसद के पास संसद में निहित होती है, ये भी शक्ति। अनुच्छेद जो 3 है, जो भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण, कोई भी राज्य का अगर भारत में निर्माण होता है, नए राज्यों का निर्माण होता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास शक्ति है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। या वर्तमान कोई राज्य है, उसके राज्य क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन करना है या किसी प्रकार का भी कोई संशोधन करना है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी व्यवस्था है कि किस प्रकार राज्यों का हमने पुनर्गठन किया। भारतीय संविधान के अंदर हमने राज्य व्यवस्था के अंदर, देश आज़ाद हुआ उसके बाद में हमने राज्यों का पुनर्गठन किया। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए हमने सबसे पहले इसके धर कमेटी, इसके धर आयोग का हमने गठन किया। इसके धर आयोग ने 1948 में भारत सरकार के इसके धर की अध्यक्षता में भारतीय प्रांतीय आयोग की स्थापना की थी, नियुक्ति की थी। अब इसके धर आयोग का जब गठन हुआ तो इसके धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि ये राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमको राज्यों का गठन करना चाहिए। इसके धर कमेटी ने सबसे पहले अपनी अनुशंसाएं दी। उसके बाद में 1948 में ही JVP कमीशन, जो भाषाई प्रांतीय समिति JVP समिति आई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोगों की मिलकर एक समिति बनाई गई थी। इन्होंने भी इसी धर कमीशन, जो इसके धर कमीशन था, उसका ही सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्यों का पुनर्गठन जो भाषाई आधार पर करने की जो बात चल रही थी उसका विरोध किया। और उन्होंने भी कहा है कि ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके बाद में फजल अली आयोग का गठन हुआ और फजल अली आयोग की सदस्यता, इसमें 2 सदस्य और थे, KM पणिक्कर और HN कंजरू, जो कि फजल अली आयोग के सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो मुख्य भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो 2 कमीशन थे उन्होंने तो बिल्कुल ही स्पष्ट मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन फजल अली आयोग की जो अनुशंसाएं आई थी उस समय उन्होंने कहा है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। लेकिन इस आयोग ने एक और जजमेंट दिया, इसने बताया था, एक और इसने अनुशंसा की थी कि जो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि किसी भी राज्य की सिर्फ एक भाषा नहीं हो सकती है, वो दूसरी भाषा भी वहाँ पर हो। इसलिए उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत का जो था उसका विरोध किया, बाकी उन्होंने अस्वीकार किया उसको, और बाकी उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बताया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो। ये फजल अली आयोग की ये तीनों कमीशन जो हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाते हैं कि कौन से आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकारा था, कि कौन से आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो। तो ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हमारा जो इंडियन टेरिटरी है, जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र है, ये इस प्रकार से हमारा पूरा एक व्यवस्थित ढांचे के रूप में संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है। कहाँ किसके पास संशोधन के अनुसार शक्ति है, कैसे संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार से व्यवस्था दी गई है पूरी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।